हे एवरीवन, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मैं क्लासेस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, बट अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी इसको कवर अप करने की ट्राई करेंगे। और आज हम डिस्कस करते हैं जून 2019। दिसंबर वाला हम कर चुके थे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन संख्या द इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री गुणाज इज कॉल्ड, जो कि हमारी संख्या फिलोसफी से लिया गया फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। तो इसमें हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी, ठीक है। जो पुरुषा है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद हमारे प्रकृति आती है, उसके बाद बुद्धि आती है, उसके बाद अहंकार आता है। तो जो हमारा पुरुषा है वो सबसे ऊपर होता है, जो नो कॉज नो इफेक्ट का रिलेशन वहाँ होता है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो हमारी किस में आती है? प्रकृति में। SRT, सात्विक राजस्विक तामसिक जो गुण आते हैं वो हमारे किसके अंडर आते हैं? प्रकृति के अंडर आते हैं। दो आंसर इज प्रकृति, सी। Second one is, which of the following is said to be the immediate knowledge in Jain philosophy? देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने अगर रिवीजन वीडियोस देखी हैं तो मैंने फर्स्ट यूनिट में एक ट्रिक कराई थी। जो जैनिज्म में आते हैं KMA, यानी कि कमा SM सोमत, कमा ले सोमत, ठीक है। तो ये क्या थी? ये सीक्वेंस थी जो हमारी जैनिज्म, जो जैन फिलोसफी है उसमें क्या सीक्वेंस थी? मति, उसके बाद श्रुति, उसके बाद अवधि, उसके बाद M से मना प्रज्ञा, फिर उसके बाद केवल्या, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस थी। तो सबसे लोवेस्ट ये होती है और हाईएस्ट यहाँ पर होती है। तो अब ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड। इसमें पूछा जा रहा है कि इमीडिएट नॉलेज जैन फिलोसफी में किसकी बात की जाती है? देखिए जो मति, जो सबसे छोटी होती है मति, वो क्या होती है? उसका मीनिंग क्या होता है नॉर्मली? कि जो सेंसरी नॉलेज होती है वो कहाँ से आती है? 5 सेंसेस से आती है, ठीक है। यानी कि जैसे वो लिविंग बीइंग है, ठीक है। और जो सूत्र है उसके बाद श्रुता ज्ञाना, ये जैसे वर्बल हमारी कॉग्निशन हो गई, दैट लाइक व्हाट हैड बीन हियर्ड, क्या सुना था हमने, ठीक है, हमारा क्या एक्सपीरियंस था। और थर्ड हमारी है अवधि ज्ञान, जो कि हमें बताती है एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज के बारे में, जिसको कहा जाता है क्लेयरवोयंस। आर यू गेटिंग मी? अवधि ज्ञान जो हमें क्या बताती है? एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज के बारे में बताती है। इमीडिएट नॉलेज जो होती है जैन फिलॉसफी में हमें वो बताती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, इन द टर्म ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू राइट नॉलेज, यानी कि प्रज्ञा। ये हम बहुत बार टर्म पढ़ चुके हैं कि जो राइट फेथ है, राइट जो रिजॉल्व है, वो हमारा किस में आता है? हमारी राइट नॉलेज में आता है। नेक्स्ट वन इज, अब जहाँ भी कोई भी टीचर की बात हो, करिकुलम की बात हो, तो हम किससे रिलेटेड? वो हम नॉलेज से रिलेटेड बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। चाइल्ड जो है स्कूल का, द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, जो सिद्धांत है, द चाइल्ड, द स्कूल एंड द एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस वोच एनुशिएटेड बाय। इसका मतलब क्या है? देखिए हम यहाँ प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जो स्कूल है, बच्चा है, या खुद एजुकेशन है, उसको शेप देने की बात कर रहे हैं। कीवर्ड्स पकड़िए, शेप देने की बात कर रहे हैं। तो शेप देने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में भी होती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा कि रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। जो सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म होता है फिलॉसफी का, जो एम्फेसिस करता है कि जो सोशल क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से बेटर सोसाइटी को क्रिएट करना है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना है। तो ये सब बातें किसके अंडर आती है? हमारे रिकंस्ट्रक्टिविज्म के अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, फोकस ऑफ द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन क्लासिकल अप्रोच हैज़ बीन ऑन। किस पर होता है फोकस? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनका फोकस होता है हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। देखिए क्लास कन्फ्लिक्ट पे नहीं होता, जो कि हमारी मार्क्स की थ्योरी है। पॉलिटिकल फ्रीडम से कोई रिलेटेड नहीं है हमारा, कि जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो अप्रोच, हमारी जो क्लासिकल अप्रोच है वो पॉलिटिकल फ्रीडम से रिलेटेड है। तो वो क्या करती है? सोसाइटी को क्रिएट करती है, जो रियल सोसाइटी होती है, रियलिटी के बारे में बताती है सोसाइटी के, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू।
एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ड्रीम, डेजर्ट और प्रोनाउंसमेंट को न्यूट्रल बताती है, एकमोडेट करती है, ठीक है। तो जो ये टर्म दी गई है स्टेटमेंट में, वो किस पर फोकस करती हैं एजुकेशन में, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से बिल्कुल एक वर्ड से उठाइएगा। आप अपने बारे में सोचिए, ड्रीम। ड्रीम आपके कैसे होते हैं भाई? आपके इम्पर्सनल थोड़ी होते हैं ड्रीम। अब कोई और कहे मेरा सपना है तू पूरा कर दे, ठीक है। तो जो पर्सनल है, डीप, जैसे आपका सपना है जीआरएफ का, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल है। और इंश्योर करते हो आप किस चीज़ में? डीपर पर्सनल एंगेजमेंट। आप डीप में क्या हो? एंगेज हो उस एक्टिविटी में। आप जो लर्नर, यानी कि एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, आप लर्नर हो और आप क्या हो? प्रॉपर तरीके से पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो। देखिए जब भी बात हो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की, उसके इंट्रोडक्शन की, तो अब्राहम लिंकन को याद रखना। जब भी बात हो इंटीग्रल एजुकेशन की, अरबिंदो को याद रखना। उसके बाद जब भी बात हो सावित्रीबाई फुले की, तो वुमेन को याद रखना। उसके बाद जब भी बात हो कि एजुकेशन में कौन से थिंकर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो प्लेटो को ध्यान रखना। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, आई डोंट नो क्या हुआ, साइड सेम पेज है और साइड से ब्लर है, आई डोंट नो। चलो मैं बोलकर बताती हूँ आपको। इसमें 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है, इंटरवेंशंस हैं, उधर टारगेट स्टेट जो ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स पूछा गया है, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है समर इंस्टीट्यूशंस की। बट अगर हम साइड में सेट 2 में देखें तो क्या है? इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। भाई स्टाफ, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। स्टाफ को ट्रेनिंग कब दी जाती है? स्टाफ को ट्रेनिंग कब दी जाती है? ऑब्वियसली जब एक टीचर ऑलरेडी उस प्रोफेशन में होती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूशन है वो इन सर्विस में आएगा, और यहीं से हमारा क्या होगा? कंप्लीटली कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और हमारा सीधा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमीशंस दी गई हैं, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। अगर आपने रिवीजन वीडियो हमारी क्लास सेकंड देखी है माइंडसेट सीरीज़ की, तो मैंने सेकेंडरी एजुकेशन से ही, कमीशन से ही वो वीडियो स्टार्ट की थी। और हमारी अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को देखा जाए तो क्या बोला जाता है? मुदैलियर, क्योंकि उनके जो हमारे चेयरमैन थे वो कौन थे? मुदैलियर थे। और उनका मेन और मस्ट जो है रिकमेंडेशन क्या थी? यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। टीचर्स को किस तरह से सेलेक्ट करना है, किस तरह से अपॉइंट करना है, और जो फाउंडेशन है वोकेशनाइजेशन की वो रखी थी उन्होंने। गाइडेंस और काउंसलिंग की बात की थी स्कूल्स में। तो डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन की रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड थी? हमारी जो सर्विसेज हैं, सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब एजुकेशन कमीशन की अगर बात की जाए, एजुकेशन कमीशन की बात की जाए तो एजुकेशन कमीशन क्या कहती है हमारी, कि जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात होती है वो किस में की गई थी? एजुकेशन कमीशन में स्कूल्स के बारे में बात की गई थी कि क्या पे स्केल होगा टीचर्स का, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट्स के जो स्कूल्स हैं सेम उनको मिलेगा। उसके बाद जो स्टेट बोर्ड है टीचर एजुकेशन का उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। हर स्टेट वाइज ट्रेनिंग कॉलेजेस टू डिग्रीज़, जैसे मास्टर डिग्रीज, डिग्री इन एजुकेशन। तो ये सब किसकी थी? रिकमेंडेशंस हमारी एजुकेशन कमीशन की। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ टीचर अगर बात करें तो 1980 में तो इन्होंने क्या कहा था? प्रोविज़न के बारे में बात करते थे कि इन सर्विस ट्रेनिंग जो है स्पेशलाइज की जाएगी शॉर्ट पीरियड के लिए और लिंक की जाएगी इसे, और प्रमोशन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा ताकि इन सर्विस जो प्रोग्राम है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन किया जा सके। उसके बाद हाई पावर्ड कमीशन की अगर बात करें 2012 की, तो वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे थी रिकमेंडेशंस इनकी सभी, जो कि प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन दोनों से ही रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, जिसमें कि पॉलिसी फॉर्मेशन के जो हैं स्टेप्स पूछे गए हैं। देखिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर इसमें आपकी पीडीएफ में भी हैं, आप लोगों के पास बुक भी होगी, पीडीएफ भी होगी, आंसर्स भी हैं। मैं चाहती हूँ हम एक क्वेश्चन को इस तरह से करें कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आए तो हम उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। इसीलिए मैं इनको एनालाइज कर रही हूँ। होप
आपको पसंद आ रहा होगा। तो 14 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पॉलिसी ऑफ फॉर्मेशन की बात की गई है कि पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो हमने रिवीजन वीडियो में भी किया था, मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ अगेन कि हमें फूड को प्रेजेंट करना, उसकी ज़रूरत देखनी है, हमें खाना पकाना है किचन में, ठीक है। एक लड़की क्या क्या करती है खाना पकाने के लिए, सबसे पहले प्रेजेंट नीड को जानती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करना, उसके बाद मैनेजमेंट बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले मैनेज करती है चीज़ों को, यानी कि पॉलिसी के जो ऑप्शंस हैं उनको जनरलाइज करती है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी चेक की जाती है फूड की, जो कि यानी कि अब पॉलिसी को इवेलुएट किया जाता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद खाने को पकाया जाता है, लाइक मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, अब डिसीजन ले लिए जाते हैं पॉलिसी के। उसके बाद सर्व किया जाता है, खाने को सर्व करती है एक लेडी, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से प्लानिंग की जाती है पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद क्या किया जाता है, टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्ट करते हैं हम खाने को, ठीक है। तो पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाता है, असेसमेंट को क्या किया जाता है, उसके इम्पैक्ट को चेक किया जाता है, असेस किया जाता है पॉलिसी के इम्पैक्ट को। उसके बाद सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल आती है, यानी कि रीकुकिंग की यहाँ बात की जाती है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन से भी चल सकते हैं या फर्स्ट ऑप्शन से भी चल सकते हैं कि हमारा लास्ट में क्या होगा। सब्सिक्वेंट पॉलिसी जो है ऑप्शन, यानी कि ई ऑप्शन हमारा लास्ट में होना चाहिए और वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहती है हमारी, कि जो ह्यूमन रिलेटेड हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ये बात करती है हमारी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा कि एग्रीगेट स्टॉक में कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे, नॉलेज की, सोशल की, पर्सनल एट्रीब्यूट की यहाँ बात की जाएगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से ह्यूमन की, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, उसको कितनी नॉलेज है, क्या सोशल स्किल है, क्या उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्टेप्स पूछे गए हैं जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के होते हैं। तो यहाँ से आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। स्पेसिफाइंग, सबसे पहले हम लास्ट में क्या करते हैं, पहले तो आपको क्या देखना होता है, या तो आप फर्स्ट स्टेप देखिए, और बहुत बार ना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लास्ट में हम क्या करते हैं, दोनों कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। तो पहले हम यहाँ ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, कंपैरिजन कहाँ है। देखिए यहाँ सी ऑप्शन में आपको कंपैरिजन दिख रहा है, क्योंकि हम सारा प्रोसेस के बाद एंड में लास्ट स्टेप होता है ये कि हम बेनिफिट और जो कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में सी कहाँ पर है एंड में। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है एलिमिनेशन से, टाइम कम लगता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए स्मार्ट वर्क करें इंस्टेड ऑफ कि आप सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप पहले वहाँ से पकड़िए, उन कीवर्ड्स को पकड़िए जहाँ से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग फॉर्म, द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ ना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी फाइनेंशियल फॉर्म होती है वो दो तरह के लेवल होते हैं उसके। एक होता है हमारा माइक्रो लेवल और दूसरा होता है मैक्रो लेवल। ध्यान से समझना, फाइनेंस में जब बात करते हैं माइक्रो में, तो माइक्रो जो होता है इंडिविजुअल बेस्ड कंसेप्ट होता है। देखिए माइक्रो जो छोटा हो, मैक्रो जो बड़ा हो, तो ये बात ध्यान रखना है। माइक्रो जो है इंडिविजुअल बेस्ड होता है, मैक्रो जो है टोटल इकोनॉमी बेस्ड होता है, ठीक है। अब माइक्रो में किस चीज़ की बात की जाती है, लाइक हमारे अगर एग्जांपल्स देखें तो कंपनीज आ जाएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे, जैसे हम आपस में सब मिलजुल कर, मान लो हमें 10,000 की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 2,000 है सभी फ्रेंड्स के पास, तो हमने अपनी खुद की हेल्प कर ली, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। जो NGOs होते हैं तो वो किस में आएंगे, हमारे माइक्रो में। मैक्रो में क्या होते हैं, हमारी लार्ज एंटिटीज़ होती हैं, टाइम फ्रेम। अब यहाँ टाइम वाले उसमें याद रखना, जो माइक्रो होता है वो एंडलेस एक्टिविटी होती है। कहीं आपको लगे मैक्रो बड़ा है तो मैक्रो में एंडलेस टाइम होगा, नहीं, माइक्रो में टाइम जो है एंडलेस होता है, मैक्रो में टाइम स्पेसिफाइड होता है, टाइम फ्रेम जो है स्पेसिफाइड होता है। लाइक
2 ईयर्स का हो गया, 3 ईयर्स का हो गया। तो यही रीज़न है कि इसमें रिस्क नहीं होता है। जो मैक्रो लेवल है फाइनेंसिंग का, यहाँ पर रिस्क कम होता है, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्टिंग का रिस्क ज़्यादा होता है माइक्रो में। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? जो माइक्रो होता है, माइक्रो छोटा तो होता है, मैक्रो जो है बड़ा होता है, बट जो रिस्क होता है वो यहाँ पर बड़ा होता है रिस्क, और यहाँ पर रिस्क जो है वो कम होता है, या कहें तो ना के बराबर होता है। ठीक है, मिनिमम स्कोप होता है बहुत ज़्यादा रिस्क का। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि दोस्तों से लिया है, एनजीओ से लिया है, वही पैसा कभी भी दें, कभी भी रिकवर करें, तो ठीक है। बट यहाँ पर क्या होती है, ये बहुत ही प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक पर्टिकुलर लार्ज एंटिटी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए जो है टाइम स्पेसिफाइड होता है ये, कि 2 ईयर का होगा या 3 ईयर्स का होगा। इसी के बेसिस पे जो हमने पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसको 17th को। टोटल इकोनॉमी बेस्ड कंसेप्ट कौन सा था हमारा? मैक्रो, बड़े वाला। वेरी गुड, तो ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, अब चेन ऑफ एक्टिविटी तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी है, छोड़ दो उसको, ये नहीं कहना है कि वो गलत है, छोड़ दो उसको। एड्रेसिंग अ लार्ज एंटिटी, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मैक्रो होता है वो लार्ज एंटिटी होता है, और माइक्रो इंडिविजुअल बेस्ड कंसेप्ट होता है। इट मीन्स ये मैक्रो है, मे बी अब यहाँ पर आपसे मैक्रो पूछा गया है, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे माइक्रो पूछ लिया जाए, इसलिए चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़िए। अब टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ टाइम स्पेसिफाइड होता है, जबकि माइक्रो लेवल छोटा होता है बट टाइम एंडलेस होता है वहाँ पर। उसके बाद हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, नहीं, हमने ये कहाँ पढ़ा, ये हमारा माइक्रो लेवल का जो है पॉइंट है कि डायरेक्ट इफेक्ट इंडिविजुअल पर होता है। यहाँ पर रिस्क मिनिमम होता है, बिल्कुल रिस्क क्या है, मिनिमम होता है मैक्रो में। स्ट्रेस जो नीड होती है इंडिविजुअल पर, नहीं, ये किसका पार्ट है, हमारा माइक्रो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज विच आर रेलिवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। अब यहाँ हम बात करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की। अब अगर आपको याद आ गया हो तो ये हमारी सेकेंड यूनिट का अप्रोचेज हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स की। ठीक है, आर्ट ऑफ रन अ स्टेट, जो कि 3 हमने थ्योरी पढ़ी थी, बिहेवियरलिज्म, सिस्टम एनालिसिस और रैशनल चॉइस। ठीक है, जो कि ग्रीन एंड सफीरो ने दी थी। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको घोट के पी जाना है बिल्कुल। देखिए, ग्रीन एंड सपीरो, ग्रीन एंड सपीरो ने इस कंसेप्ट को दिया था रैशनल चॉइस को, और उनके अकॉर्डिंग 2 असम्पशंस हैं इसकी। और वो 2 असम्पशंस कौन सी हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की? एक तो है कंपिटेंसी, जो हमारी स्किल्स की बात करती है, एक है ट्रांजिविटी, ट्रांजिटिविटी कितनी है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की थिंकिंग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और इसके मेन 4 फीचर्स हैं जिसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक तो इसमें क्या करते हैं, अब हम रैशनल अगर बात करें रैशनल चॉइस की, तो हमारी खुद की चॉइस होती है। आर यू गेटिंग मी? एक इंडिविजुअल पे बेस्ड है, ध्यान रखना, रैशनल चॉइस इंडिविजुअलिटी को फॉलो करती है। अब मैं हूँ, मुझे क्या पसंद है मैं वो करूँगी। इज़ इट क्लियर? तो इसमें क्या होगा, मैं अगर किसी ग्रुप को, मैं कोई स्टडी करना चाहती हूँ, अब हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप होता है। उसके बाद 3 बातें हमारे बिहेवियर की होती हैं। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एग्रीमेंट किया जाता है एक सोशल बिहेवियर के साथ, डिटर्मिनेंट्स होते हैं बिहेवियर के, और बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। ये मेन 4 फीचर्स होते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी के। तो इसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को अगर हम अटैम्प्ट करें, तो यहाँ से देखिएगा, फर्स्ट एग्रीगेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, बिल्कुल रैशनल चॉइस का मेन हमारा फीचर होता है एग्रीमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद रैंडम बिहेवियर, नहीं, रैंडम बिहेवियर की बात नहीं होती। अब हमारी इंडिविजुअल, हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो वो हम रैंडमली नहीं कर रहे हैं। क्या रैंडमली आपका मन किया चलते चलते चलो नेट करते हैं, जीआरएफ करते हैं, चलते चलते फॉर्म भी भर दिया आपने, चलते चलते पेपर दे आए और क्लियर हो गया? नहीं, उसके लिए आपने प्लान किया है, अपने बिहेवियर को सेट किया है, पढ़ भी रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, भगवान आप लोगों की मेहनत को सफल भी करेगा। तो
सब कुछ प्लान्ड है, रैंडमली तो नहीं है। तो रैंडम बिहेवियर की बात नहीं की जाती है रैशनैलिटी में। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, यस, बिहेवियर को डिटरमाइन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स को देखा जाता है बिहेवियर के, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट भी किया जाता है बिहेवियर को। अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना अपने फ्यूचर को, क्या होगा, हम किस तरह से हमारी मेहनत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आज के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स की तो कोई बात ही नहीं है रैशनैलिटी में, हम यहाँ कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे हैं, रैशनल चॉइस की बात कर रहे हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ने की बात कर रहे हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कंपिटेंसीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट दी गई है कौन सी अप्रोप्रिएट है। अगर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन देखें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए ध्यान से, पॉलिटिकल चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। भाई पॉलिटिकल चेंजेस जरूरी हैं, नेसेसरी हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। क्या पॉलिटिकल चेंज ही जरूरी है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉलिटिकल चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है। अब जनरल प्रोसेस देखिए, चेंज होता है इन द पॉलिटिकल स्फेयर इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर एरिया ऑफ सोसाइटी। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल स्फेयर जो होता है, जो पॉलिटिक्स में कोई चेंजेस आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है और सोसाइटी की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल जो सिचुएशन है या जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें मॉडर्नाइजेशन आई है या चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, देखने में बहुत ईजी लगता है पर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट लगाएंगे तो फर्स्ट यहाँ पढ़िए आप, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वैसे देखो समझ आने की कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल में सिखाया जाता है हमें डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, और डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से हमें स्कूल में सिखाया जाता है। बट हम यहाँ पर अगर इसमें क्या नहीं है, श्योर नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको। सेकंड देखिए, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शेपिंग पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। पॉइंट पकड़िए, पॉलिटिकल वैल्यूज़। फैमिली हमें पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्यों सिखाएगी? स्कूल हमें पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्यों सिखाएगा? पीयर ग्रुप, दोस्तों के साथ हम पॉलिटिक्स का क्या मतलब निकालें? वो तो हमें या तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या हमारी लाइफ के साथ जो है इन्वॉल्व होंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे हमारी टीनेज में। बट मास मीडिया ऐसा है, ना तो हमें टीनेज में हेल्प करता है, ठीक है, ना हमें डेमोक्रेसी जो प्रोसेस है उसको समझाने में हेल्प करता है। तो पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ हमारी किससे रिलेटेड आ रही हैं? मास मीडिया से। कि ये क्योंकि यहाँ बात इन्फॉर्मेशन की भी की जा रही है कि पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है। अब देखिए, फैमिली पॉलिटिकल प्रोसेस का सोर्स नहीं है, स्कूल पॉलिटिकल प्रोसेस का सोर्स नहीं है, पीयर ग्रुप पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली मास मीडिया ही एक सोर्स है जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाता है और हमें पॉलिटिकल वैल्यूज़ को शेप करने में हेल्प करता है कि कौन सा अब हम न्यूज़ पे ही तो सुनते हैं कौन सा लीडर क्या कर रहा है, ये उसने गलत किया है, ये इस लीडर ने अच्छा किया है। नेक्स्ट वन है 21, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें अगर करेक्टरिस्टिक्स की चाइल्डहुड में, तो वो कौन सी होती है? देखो चाइल्डहुड की बात हो रही है तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन यहाँ से उठाइएगा, टेंडेंसी ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स की बात जरूर होगी, जहाँ हम चाइल्डहुड में बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड में डेवलपमेंट पेरेंट्स की हेल्प के बिना नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए देखिएगा किस में नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये तो डिडक्ट हो गए। तो हमारे पास अब टू ऑप्शंस बच गए हैं, ए बी सी, ए डी ई। अब यहाँ फिर से ध्यान से देखिएगा, ए दोनों में सेम है। अब बात करते हैं बी की। अब इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, अब भाई बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे वाले में, हमारा डी ऑप्शन देखते हैं, क्यूरियोसिटी। बच्चे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, आप सबको पता है कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ हमारा डी नहीं है बट यहाँ है, तो हमें आगे ऑप्शंस देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज हमारी किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज,
फॉर्मल स्टेज। अब अगर आपको ट्रांजिटिविटी है या रिवर्सिबिलिटी है, अगर नया कंसेप्ट लगता है तो पहले आप क्या पकड़िए, फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि हमारा हाइपोथेसिस, हाई थिंकिंग, हाई लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप या तो डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हैं कि डी में जो है 1 कहाँ पर है और ए का क्या है 2, ए का क्या है 2, तो ये ए का 2 यहाँ नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ए का सी, ए का क्या है हमारा 3 है, तो ए का 3 हमारा यहाँ है। और जो है हमें किसका पता चल गया है, डी, फॉर्मल का, डी का 1 यहाँ है। तो इससे कंफर्मेशन हो जाएगी। बाकी आपको ध्यान रखना कि जो हमारी कॉन्क्रीट स्टेज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, कॉन्क्रीट में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में, और प्री ऑपरेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रीजनिंग से रिलेटेड होती है। सिर्फ बच्चा क्या कर पाता है, ट्रांजिटिव रीजनिंग ही कर पाता है प्री ऑपरेशनल में, बट कॉन्क्रीट में वो रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को सीख जाता है। वो ग्लास वाला एग्जाम्पल है, वाटर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्स बिहेवियर। देखिए रिफ्लेक्स बिहेवियर की बात करें तो क्या होता है, ये एक हमारा नॉन और ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है। इसको ध्यान रखना, आप किसी गर्म चीज़ को एक बार छुओगे तो आपको बार बार ये हर बार एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाया तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ एकदम से पीछे हो जाता है। तो वो क्या है, एक रिफ्लेक्स बिहेवियर है आपका, ऑटोमेटिक जो बिहेवियर है वो एकदम से जो आपके माइंड में क्लिक होता है, तो वो क्या है, एक बार में क्या हो जाता है, एलिसिट हो जाता है, वो रिस्पॉन्स आपके माइंड में सेट हो जाता है, जो कि नॉन स्टिमुलस होता है। कि गर्म कप को अगर हाथ लगाएंगे तो वो क्या लगेगा, उस फीलिंग क्या आएगी, गर्म आएगी, हाथ जल सकता है। उसके बाद इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, वो जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा वो एडजस्टमेंट अच्छी कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे से कर पाएगा। और रीज़न क्या है इसका, क्योंकि वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। टेक्निक की बात करें पर्सनल सेंट्रल काउंसलिंग में, देखिए बहुत ध्यान से ये बात मेरी सुनिएगा। 25th क्वेश्चन में ये हमारा कंसेप्ट है। थर्ड यूनिट में हमारा जो डी पार्ट में अगर हम बात करें गाइडेंस और काउंसलिंग वाले पार्ट की, वहाँ पर हमने बात की थी डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव वाली। तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉन डायरेक्टिव की। 25th क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, नॉन डायरेक्टिव की, क्योंकि पर्सनल सेंट्रल काउंसलिंग की बात की जा रही है यहाँ। ठीक है, तो ये किसने दी थी, कार्ल रोजर ने दी थी, और इसने 3 कंसेप्ट दिए थे बच्चे। ध्यान रखना लर्नर्स कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंस है, अनकंडीशनल पॉजिटिव, कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, और थर्ड है जो रिगार्ड, पॉजिटिव रिगार्ड, और उसके बाद थर्ड है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग। इन 3 बातों को बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ से। पहली कॉन्ग्रुएंसी, सेकेंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कहीं भी आप अपनी नोटबुक में कहीं आगे फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे लिख लीजिए, रिवाइज करते हुए आपको ध्यान रहेगा। तो ये 3 बातें अब इन्होंने कॉन्ग्रुएंस और अनकंडीशनल दे दिया है, मे बी नेक्स्ट टाइम एम्पैथिक दे दें। तो ये 3 कोर कंडीशंस होती हैं पर्सन सेंट्रल अप्रोच की, ध्यान रखना इस बात की, जो कि रॉगर ने दी है हमारी। इसका मतलब क्या होता है, जो अनलाइक होती हैं, साइकोडायनेमिक होती है, थेरेपिस्ट होती हैं, जनरली वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ब्लैक स्क्रीन को। तो ये इससे रिलेटेड हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या है, ए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करता है। उसके बाद 26 की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोलॉजिकल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात करें, कॉग्निटिव फील्ड की बात करें, तो वो क्या होता है, जो हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद 22 में अगर हम ब्रूनर की बात करें, देखो यहाँ आप कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझिए, ब्रूनर को भूल जाइए, कंसेप्ट उठाइए नीचे से, सेल्फ मोटिवेशन, बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिएक्शन। आपको पता है किसने दिया है, सेल्फ मोटिवेशन का, सेल्फ कंसेप्ट का, गुड सेल्फ का, हमारा कार्ल रोजर ने ये कंसेप्ट दिया है, साइकोलॉजी में पढ़ा था। उसके बाद एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, बहुत ही बेसिक हमारे प्याजे ने दिया है। तो ये तो हमारे किसने दिया है, प्याजे ने दिया है। ये किसने दिया है, हमारा रोजर ने दिया है। और यहाँ पर स्टिमुलस अगर री की बात हो तो हमारा स्किनर ने दिया है।
बड़े ही फेमस है तीनों। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, जो बच गया, जो ब्रूनर ने, यानी कि आगे से वैसे भी ध्यान रखना, एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन आए पेपर में वो हमें आता हो, बट जो ऑप्शंस हैं उनका हमें पता हो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है या नहीं है। इस तरह भी हम आंसर्स को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखिए 28 में डायनामिक की बात की गई है, पर्सनैलिटी की। डायनामिक का मतलब क्या होता है, यानी कि चेंज होना, पर्सनैलिटी का चेंज होना। अब ह्यूमन बिहेवियर है डज नॉट अक्कर रैंडमली, बिल्कुल ठीक बात है। रैंडमली अक्कर होता है, नहीं होता है। उसके बाद ह्यूमन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेट्स को। उसके बाद हमारा कहा जा रहा है कि पर्सनैलिटी जो है परमिट करती है प्रिडिक्शन को, कि हम क्या कर सकते हैं भाई। ये बिल्कुल आप यहाँ से उठाइएगा क्वेश्चन को, प्रिडिक्शन। क्या आप किसी सामने से किसी टीचर की पर्सनैलिटी देखकर बता सकते हैं कि वो आगे कैसा पढ़ाएगा? उसके बिहेवियर से आप जान सकते हैं, बट पर्सनैलिटी के थ्रू आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो आदमी क्या कर सकता है या क्या करेगा। तो सी ऑप्शन को डिडक्ट कर दीजिए। सी 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 आंसर आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 29th में, तो यहाँ भी आप ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है जो गार्डनर ने दी है थ्योरी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को हमें सिलेक्ट करना है। तो अब देखो, सिलेक्ट करते हुए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम अगर देखें, इंटेलिजेंस इज़ नॉट एंटायरली जेनेटिक, बिल्कुल ठीक है, सारी जेनेटिक थोड़ी होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। अब अगर आप इस पर डाउटफुल हैं, वैसे देखिए पता चल जाना चाहिए, इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर, कि ये एक्वायर्ड जो बिहेवियर है उसका पार्ट है। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो लीव इट, ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अभी आगे पढ़िए, इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ, बिल्कुल ठीक है, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती कभी बर्थ पर। उसके बाद देयर इज अ लिटिल नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, भाई देखिए नो होप की बात कर रहा है यहाँ। डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि या तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, लिटिल होती है, या होप होती ही नहीं है, आशा नहीं होती। भाई आशा हर चीज़ में होती है, ठीक है। क्या हम इंटेलिजेंस को बढ़ा नहीं सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है, तो डी को डिडक्ट करते हैं। हो गया डिडक्ट, हो गया डिडक्ट, हो गया डिडक्ट, कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ एडजस्टमेंट की। अब देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें बताना चाहती हूँ, अपने आप को रखिएगा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए। एडजस्टमेंट, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी ससुराल है, ठीक है। हमेशा क्या होती है, बोलते हैं कि लड़की को बहुत ज़्यादा आगे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लड़के को भी बोला जाता है कि लड़की के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बीवी से डरना भी पड़ता है। तो एडजस्टमेंट हमेशा क्या होती है, दो के बीच में होती है, टू डायरेक्शनल हो गई, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि एडजस्टमेंट जो है, अब ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, पढ़ने में टाइम लगेगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में, नीचे आ जाओ, छोड़ दो अभी इसको। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व कन्फर्मिटी टू नॉर्म, कन्फर्मिटी। अब ध्यान से समझिए, जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या कन्फर्मिटी हो सकती है। अब कोई लड़की ससुराल जा रही है तो क्या उसको कन्फर्म है कि एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी? अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर कन्फर्मेशन होने लग जाए तो कोर्ट्स की क्या ज़रूरत हो, डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ से भी आप अपने आप को रियल लाइफ से रिलेट करते हुए इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कन्फर्मिटी कभी भी नहीं होती एडजस्टमेंट में। भाई एडजस्टमेंट है, मे बी हम कर पाएँ ना कर पाएँ, मे बी वो नॉर्मल हो, मे बी वो एबनॉर्मल हो। तो यहाँ से आप क्या उठा सकते हैं, क्वेश्चन को उठा सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है इसको डिडक्ट कीजिए यहाँ से। अब यहाँ से सी डिडक्ट हो गया, यहाँ से सी वाला डिडक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको किस बात का पक्का पता है कि एडजस्टमेंट्स हमेशा दो फैमिलीज़ में या दो लोगों में होती है? तो ए का पक्का पता है, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। अब यहाँ से अगर दूसरा देखा जाए तो बी और डी अलग है, बट ई भी दोनों में है, इट मीन्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ई बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें चूज़ किस में से करना है, बी और डी में से, बी वाला करें या डी वाला करें? अब हमें बी पढ़ना पड़ेगा और डी देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले को देखेंगे, डी। एडजस्टमेंट डिपेंड करती है कि पॉजिटिव है रेदर देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल ही रोंग है।
ज़रूरी थोड़ी एडजस्टमेंट तब उसी पे डिपेंड करेगी किसी पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे। एडजस्टमेंट तो नॉर्मली क्या हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, अब नॉर्मल ये तो एक टाइप की क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एक तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है। भाई एडजस्टमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम किसी चीज़ में एडजस्ट जो है किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो गया हो हमें, या कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई हो, तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है, वो एबनॉर्मल नॉर्मल पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा सी ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, एनहांसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। आपको अगर बता दूं तो चारों क्वेश्चंस बिल्कुल क्या हैं, चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। रिड्यूस करता है ये वर्कलोड को टीचर के, प्रमोट करता है कंसर्न इकोनॉमी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमें क्या पड़ता है, ये चीप पड़ता है, ये स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाता है। बट हमें एक चूज़ करना है इंटीग्रेशन के लिए। तो मेन पर्पस क्या है, हम बच्चों को, टीचर्स का बर्डन कम कर रहे हैं, ठीक है, जो है हम इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं, इन्वॉल्व करा रहे हैं बच्चों को। सब किस लिए करा रहे हैं, ताकि जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है उसको हम मैक्सिमम कर सकें। तो हमें क्या पकड़ना है, हमें वो ऑप्शन पकड़ना है जिसके अंडर नीचे वाले ऑप्शन ही सारे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एजर्शन से। एजर्शन रीजन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, टीचर जो एजुकेशन करिकुलम है हैज़ टू गिव इनफ स्कोप टू लर्नर्स फॉर डेवलपिंग देयर ऑन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जो लर्नर हैं उनकी आज की नीड को कंसिडर करते हुए फ्रीडम टू उनको फ्री किया जाए एक्सप्लोर, एक्वायर और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी, इनकी जो है एजर्शन और रीज़न दोनों ही क्या है, करेक्ट है। अब 34th अगर क्वेश्चन की बात करें, आईसीटी इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या जो है रिप्रेजेंट करता है हमारी जो आईसीटी है उसे, कि जो फ्लिप्ड टीचिंग। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, देखिए कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग आईसीटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका, पीयर ट्यूटोरियल। तो आप एक तो ई वाले और एफ वाले यहाँ से आप ऑप्शंस को हटा सकते हैं, यहाँ से ई ऑप्शन में है जो, और एफ कहीं भी गिवन है ही नहीं, तो ई यहाँ से है, एक ऑप्शन हमारा डिडक्ट हो गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से देखना। फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, आप सबको फ्लिप्ड का नाम भी पता हो बट ब्लेंडेड का तो पता होगा। ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग क्या होता है, ब्लेंडिंग टीचिंग होता है आईसीटी प्लस ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आईसीटी को यूज़ करते हुए लर्निंग आउटकम के बारे में बात करना, ठीक है, टीचिंग लर्निंग कराना। तो इसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड क्लासरूम भी हमने पढ़ा है, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम देखिएगा, ये फ्लिप्ड क्लासरूम का हमारा डायग्राम है। ये पिक्चर देखिए, यहाँ प्रिपेयर करते हैं, पहले प्रोसेस में पूछा जाता है, फिर इंगेजमेंट की स्टेज आती है, उसके बाद एक्सटेंड की आती है, आउट ऑफ क्लास की बात की जाती है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या किया जाता है, पहले प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि आईसीटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें जो है रिफ्लेक्शन देखना है कोल्ब के जो एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग थी उसका। अब यहाँ पर आप उसको ध्यान रखना, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था रिवीजन वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो कि एक जो लड़की है वो अपनी मम्मी को रोटी बेलते हुए देखती है। तो पहले उसे क्या हुआ, फील हुआ कि मुझे रोटियां पकानी आनी चाहिए, ठीक है। अब उसे जब फील हुआ तो वो गई किचन में, उसने अपनी मम्मा को ऑब्जर्व किया, वॉच किया कि किस तरह से वो रोटियां बना रही है, ठीक है। उसके बाद उसने बैठ के सोचा कि मम्मी ने पहले ये किया, फिर ये किया, और फिर ये किया, और फिर ये किया, ठीक है। फिर उसने खुद कर कर देखा, डू की सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो भी प्रोसेस को इसी तरह चलाते हैं टीचिंग लर्निंग को, कि पहले हमें फील होगी, नीड की जो है उसकी फीलिंग आएगी, उसके बाद हम उसको देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा और फिर उसको किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन है कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स विच टेंड टू अफेक्ट टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया। टीचर्स की डेवलपमेंट में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं इंडिया में। तो जो स्कूल्स
हैं उनमें देखिए आईसीटी का सपोर्ट थोड़ा सा कम है, एडिक्वेट नहीं है। मॉडर्न जो सोसाइटी है वो एडवर्स है जो टीचर स्टेटस है उनके, और कुछ क्या है लिटिल है या कहा जाए कि स्कोप नहीं है हमारी क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग का टीचर्स के लिए। तो ये बात की जाती है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम बात करें इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, हेयर यू कैन सी इन 37th क्वेश्चन कि जो स्ट्रेटजी पूछी जा रही है इन सर्विस की, सिर्फ आप की पॉइंट पकड़िए। इन सर्विस की बात की जा रही है तो इन सर्विस में अब वो टीचर लग चुकी है, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको अपॉर्चुनिटी तो मिल चुकी है, वो ऑलरेडी टीचर है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को डायरेक्टली डिडक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद इंट्रैक्शन, सिर्फ उसके इंट्रैक्शन को एनालाइज किया जाए या उसके एक्शन रिजल्ट साइकिल को देखा जाए, हम उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी कर रहे हैं। इन सर्विस टीचर की बात की जा रही है तो कैन डू विल डू, हम इन सर्विस प्रोवाइड कराते ही क्यों हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या करा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं और कितना आता है उन्हें। तो ये देखते हुए कि एक टीचर कितना कर सकती है या कर रही है और उसमें क्या ऐड किया जाए कि वो उससे बेटर कर सके, उसको एनालाइज किया जाता है। So the B option is right using can do will do analysis. Next one is 38 question 4D मॉडल यानी कि ड्रीम, डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिलीवर, उसको किस चीज़ में फिट किया जाता है, कौन से मॉडल में टीचर एजुकेशन के। देखिए जब हम बात करें ड्रीम, हम सपना देखते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, कंपिटेंसी की बात कर रहे हैं। तो हमारा मॉडल डायरेक्टली यहाँ से आएगा, कंपिटेंसी बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस। अब सर्विस में जाने से पहले की टीचर की एजुकेशन की बात हो रही है कि प्रोग्राम्स हैं उसके जो स्कोप होगा किस तरह का होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए जो 39th क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ डायरेक्टली हम देख सकते हैं इंटर्नशिप, क्योंकि जो इंटर्नशिप ऐसी चीज़ है सिर्फ पैडालॉजिकली हम बच्चों को पढ़ाकर या फाउंडेशन कोर्सेज यानी कि जो हमारे कॉमन कोर्सेज होते हैं बीएड में, लाइक टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश वाले का इंग्लिश होता है, हिंदी वाले का हिंदी होता है, बट जो कुछ फाउंडेशन कोर्सेज सेम होते हैं वो सिर्फ उनको पढ़ाकर हम क्रिटिकल एक्सपोज कर सकें या रिफ्लेक्टिव रीडिंग के साथ हम जो हैं कर सके, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसको क्या ग्रेटर स्कोप की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लोअर हैं। ये मिला मिलाकर हम क्या करते हैं, हम बिगर स्कोप की तरफ जाते हैं। एक्सपीरियंस की यहाँ बात की जा रही है, यहाँ थ्योरेटिकल बात नहीं की जा रही है, यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज यानी कि एक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। तो एक्सपीरियंस की बात करें और सबसे बड़ा स्कोप देखा जाए तो क्या होता है, इंटर्नशिप, जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है बीएड और जेबीटी के टाइम में। एक जो पीपल टीचर होता है वो स्कूल में जाकर ट्रेन करता है और उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है कि जब वो आगे जाकर टीचर बनेगा तो किस तरह से इंटर्नशिप होगी, किस तरह से वो बच्चों को फेस करेगा, किस तरह से अटैचमेंट होगी उसकी स्कूल के साथ, किस तरह से वो पढ़ाएगा। तो जो स्कूल के साथ अटैचमेंट है इंटर्नशिप के थ्रू, ये सबसे हमारा क्या होता है, ग्रेटर स्कोप होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट से है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में हमने 4th यूनिट है टीचर एजुकेशन, जिसमें हमने 3 नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग पढ़े थे, स्कलमैन, जंग एंड जूके और हैबरमस। अब हैबरमस का अगर कंसेप्ट है तो हैबरमस ने कौन से कंसेप्ट दिए थे, टेक्निकल, प्रैक्टिकल, जो है एमनिसिपेटरी, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, मोड्स ऑफ लर्निंग। तो जो डिस्कवरी लर्निंग के मोड्स दिए हैं तो ये सब किसके थे, हैबरमस के जो है कंसेप्ट थे जो कि हैबरमस ने दिए थे। हैबरमस की अगर बात करें तो उन्होंने कंसेप्ट दिए हैं ये सब। तो यहाँ से अगर देखें तो हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव हमारी हैं, मोड्स ऑफ डिस्कवरी यानी कि ई और सी दोनों एक साथ किस में हैं, ई और सी हमारे यहाँ पर है, ई और सी हमारे यहाँ पर भी हैं, ई और सी हमारे यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ से ये तो हो गया डिडक्ट। उसके बाद बात करें हम एमनिसिपेटरी, रिफ्लेक्शंस हमारे दिए हैं यानी कि अब हमें बी चाहिए इसके साथ, तो डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट है हमारा कि जो फैक्टर है इफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को। देखिए करिकुलम चेंज को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, सबसे पहली बात सोसाइटी हमारे फैक्टर को, करिकुलम को चेंज करने में अफेक्ट डालती है बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल कंसर्न हम नहीं लेके चलेंगे जब बात कर रहे हैं हम करिकुलम की। करिकुलम होता है हमारा स्कूल से, स्टडी से, को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो यहाँ पॉलिटिकल कंसर्न बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे करिकुलम तैयार किया जाता है। और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से धर्म
ठीक है, रिलीजन से, रिलीजियस जो है एफिलिएशन से डिडक्ट कर सकते हैं डी ऑप्शन के थ्रू। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया बी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जब करिकुलर फ्रेमवर्क में राइटिंग स्किल की बात की जा रही है, राइटिंग स्किल हम लिख कब पाते हैं, राइटिंग स्किल कब आती है, जब हमें बोलना आता हो, जब हमें फॉर्मेशन आती हो, हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, हम चीज़ों को प्लान कर सकते हो। तो सबसे हैवी ऑप्शन देखिए, ठीक है, प्लान असेस बिल्ड रिकंस्ट्रक्ट है सिर्फ। ठीक है, यहाँ आप देखिए प्लान है, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, असेस भी कर रहे हैं। तो हैवी को उठाओ, क्योंकि राइटिंग स्किल में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नोबडी प्लान्स टू फॉल बट फेलियर रिजल्ट फ्रॉम अ फेलियर टू प्लान। तो जो कॉनेटिव मीनिंग है इसका, वो क्या हो सकता है, मोर में बी अप्रोप्रिएट गिवन बाय द नोट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, इससे रिलेटेड एरिया होता है करिकुलम डेवलपमेंट का। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, करिकुलम ट्रायंगल में, करिकुलम के ट्रायंगल में सबसे ऊपर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दिए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव चेंज सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा पीक पर होता है, जो इफेक्टिव होता है चेंज में। उसके बाद 45 में अगर बात की जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से देखिएगा, चेंज की अगर बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंज करने हैं उसमें इंप्रूवमेंट के लिए, तो हम क्या क्या देखेंगे भाई, स्टूडेंट के फीडबैक को ऑब्वियसली देखेंगे, टीचर के फीडबैक भी लेंगे हम, एजुकेशन जो अथॉरिटी है उनका भी फीडबैक लेंगे। पर पेरेंट्स का देखो, पेरेंट्स का फीडबैक होता तो हम सोच सकते थे, बट यहाँ रिएक्शन है, हम पेरेंट्स के रिएक्शन को करिकुलम चेंज से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर रोल ऑफ पब्लिक इन जनरल, जनरल रोल पूछा गया है, स्टडी एकेडमिक रोल नहीं पूछा गया है, तो उसका भी करिकुलम से रिलेशन नहीं है। आप डायरेक्टली ई और सी से भी इसको डिडक्ट कर सकते, ई है यहाँ, डिडक्ट डिडक्ट डिडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन यूजीसी के बारे में बात की जा रही है, रिफ्लेक्शन के बारे में उसके। तो यहाँ पर क्या क्या है, सीधा एक पॉइंट उठाइए आप यहाँ से, कंसेप्ट सेंट्रिक। देखिए कंसेप्ट की बात आ जाए कि सिर्फ कंसेप्ट पे सेंट्रिक है, वो चाहे कोई भी, कोई हमारा बोर्ड है, बॉडी है, या कोई पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ कंसेप्ट पर सेंट्रिक होकर करिकुलम तैयार किया जाए। तो सी ऑप्शन को डिटेक्ट कीजिए, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, हमारे पास डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्कूल में जो सेटअप होता है वो जो मैसेज दिया जाता है टीचर्स को, अकेली जो टीचर अलोन होती है नॉलेज के लिए, कि ये कहा जाता है कि सिर्फ अकेली एक टीचर ही है जो कि नॉलेज का एक रिसोर्स है। तो ये क्या होता है, एक हिडन करिकुलम होता है, क्योंकि करिकुलम में लिखी नहीं जाती हैं ये बातें, ये हिडन करिकुलम का एक पार्ट होता है। हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है, जो अनरिटन हो, अनऑफिशियल हो, सिर्फ बोल दिया जाए। ठीक है, ऑफन इंटेंटेड लेसन्स हों, वैल्यूज़ हों जो पर्सपेक्टिव हों, जो कि रिटन में ना हो, अनऑफिशियल हो। ठीक है, स्टूडेंट लर्न इन स्कूल, जो स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका क्या आंसर है, बी, हिडन करिकुलम की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, मॉडर्न सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इमीडिएट कंसर्न की, तो यहाँ पर अगर 48 में हम बात करें तो डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि इवेलुएट करे करिकुलर कंटेंट को ग्लोबल लेवल पे, वो हमारा क्या है, मॉडर्न सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात की जाती है। उसके बाद 49 की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्या है कि करिकुलम के कंसेप्ट को बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है। भाई डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। करिकुलम इज अ हैंडबुक फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर। क्या करिकुलम इसलिए बनाया जाता है कि क्वेश्चन पेपर बनाए जा सके, उनको सेट किया जा सकते, ए हो ही नहीं सकता। ए अब जहाँ भी है उसको काट दो, अब ए हमारा सिर्फ यहाँ है, तो हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। उसके बाद अगर एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, देखिए नेटवर्क ऑफ टेक्निक, करिकुलम क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है, नेटवर्क थोड़ी है। करिकुलम हमारा बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, कहीं आपने पढ़ा है कि करिकुलम इज अ नेटवर्क। तो यहाँ से डी को डिडक्ट कीजिए आप। तो यहाँ से डिडक्ट हो गया डी बी, और आंसर आ गया हमारे सामने सी। अब CIPP मॉडल की अगर बात करें, तो जो करिकुलम है हमारी 5th यूनिट से ये कंसेप्ट लिया गया है।
जो कि हमारा डैनियल स्टफल बीम ने दिया था, CIPP मॉडल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन किस में होता है भाई? प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रहा है पढ़ाने का। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड्स की अगर बात करें तो वो किस में होगा? प्रोसेस में होगा। अब हम साइंटिफिक मेथड की अगर बात करें तो क्या होता है? इसके स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं, पहले प्रॉब्लम्स को, फिर फॉर्मुलेट किया जाता है हाइपोथेसिस को, फिर कलेक्ट किया जाता है डाटा को, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग होता है कंक्लूजन का, उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन होती है, रिजेक्शन होता है, मॉडिफिकेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर रिसर्च स्टडी करती है, फाइंड आउट करती है रिलेशनशिप की जो एस्पिरेशन है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का। तो ये किस तरह का डिज़ाइन है अगर देखा जाए तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ कोई चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, कोई हिस्टोरिकल नहीं है, किसी की हिस्ट्री नहीं देखी जा रही है। तो डायरेक्टली पता चल रहा है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की यहाँ बात की जा रही है। उसके बाद 53 में अगर हम बात करें तो देखो टी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 300 है। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो है आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि रिजेक्ट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस यानी ऑल्टरनेटिव को। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू टी की होती है वो इक्वल होती है 3 के, जो कि इंडिकेट कर रही है, और टी जो है वो बहुत दूर होता है, जो ओरिजिनल होता है यानी कि जो रिजेक्शन रीजन होता है, पी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या होता है? बेसिकली एविडेंस जो है रिजेक्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस यानी कि जो है रिजेक्ट हो जाता है, और रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या वो जस्टिफाई हो जाता है। 54th में क्या कहा गया है? ये बहुत अच्छे से हमने न्यूमेरिकल्स जो हैं, अगर आप कहेंगे तो अलग से करेंगे। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है जो कि हमने, जो हमारा ये वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, स्कोर देखने वाला, ठीक है, जो है टी की वैल्यू निकालते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो उस कंसेप्ट से इसको निकाला जाता है। यानी कि जो हमारा x माइनस एम बाई एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला होता है, वहाँ से इस कंसेप्ट को सोल्व किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स से। इसी तरह से जो 55th है क्वेश्चन, इसमें भी क्या कहा गया है कि कौन से, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए। 55th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टीचर रिसर्च कर रही है कि डाटा ऑब्टेन करना है, उसने क्वेश्चनेयर बनानी है टीचर्स के लिए, हेड टीचर के लिए, एंड फॉर्म कॉन्टीजेंसी टेबल 3। तो वो जो है किस लेवल पे उसका जो अवेयरनेस है वो होगी, तो वो क्या है, उसमें वो काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करेगी, क्योंकि जो टीचर है वो ऑब्टेन करेगी जो क्वेश्चनेयर है उसके लिए, तो काई स्क्वायर टेस्ट ही उसको इंडिकेट करेगा, क्योंकि जो दो वेरिएबल हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ जब दो वेरिएबल क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट हैं, तो काई स्क्वायर ही इसको कवर अप करेगा। इसी तरह से जो 56th क्वेश्चन है, इसमें बात की जा रही है इफेक्ट हो रहा है, देखो 3, यहाँ डायरेक्टली 3 दे दिया, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जा रही है, 3 इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट थे ऊपर वाले में 2, यहाँ पर इंडिपेंडेंट 3 वेरिएबल्स की बात की जा रही है। तो जब 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एनोवा यानी कि एफ टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद हमारा 57th क्वेश्चन है, जो कि आप 57th क्वेश्चन है, बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? एन हमारा 500 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। सॉरी, मीन दिया गया है 80 दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो इस स्कोर को, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, एक्स माइनस म्यू भी बोल सकते हैं, या आप जो है एम भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से, तो इसमें अब सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है, और अबव पूछा गया है या बिलो पूछा गया है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 88 माइनस हमारा कितना है? 80 डिवाइड बाय 8। तो हमारे पास क्या आ गया? 8/8, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 88 माइनस 80 डिवाइड बाय 8, 8/8 1। ठीक है, अब इसको इसमें देखना है, क्या है हमारे पास? प्लस वाली 1 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या होती है? 34.1316 समथिंग। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इससे
50 इधर होती है, 50 इधर होती है, और हमें देखना क्या है, बिलो देखना है। तो इस तरह से डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया यहाँ से। अब 58 की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए जो रिसर्च के टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम जिसमें हम सिंपली जो है सैंपल को उठाते हैं, स्ट्रेटाफाइड में स्ट्रेटाफाइड करते हैं उसको, हेट्रोजीनियस को। उसके बाद जो होती है सिस्टमैटिक, यानी कि एक चीज़ हमने रैंडमली उठाई और उसके बाद हम सिस्टम से 2, 4, 6 इस तरह से। बट जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में होमोजीनियटी तो होती है बट हेट्रोजीनियटी ग्रुप के साथ होती है, ठीक है। हेट्रोजीनियस ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर पूरे कंप्लीट एक ग्रुप को एज अ सैंपल उठाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी जो बताए, क्वालिटी। अब देखिए हाइपोथेसिस क्वांटिटी में लगाते हैं हम, डिडक्टिव थ्योरी बनने के बाद होता है। तो जब क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहीं से हमारा कंसेप्ट बनता है। उसके बाद 60th क्वेश्चन है हमारा, जो डिस्क्रिप्टिव फीचर बताने केस स्टडी के बारे में। देखिए केस स्टडी के बारे में जहाँ भी बात आए, बिना सोचे समझे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अ टीचर ऑर्गेनाइजेस एंड रीऑर्गेनाइजेस द प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया है इन अ डिस्कशन सेशन, एक डिस्कशन सेशन के ड्यूरिंग बीइंग कंडक्टेड। तो जो प्लेस है एट विच स्टेज, कौन सी स्टेज पे आया टीचिंग की, तो ऑब्वियसली इंटरेक्टिव स्टेज पर आया है वो। अब नेक्स्ट में भी एक टीचर डेवलप कर रही है अचीवमेंट टेस्ट को, तो वो किस लिए करती है, बच्चों की डायग्नोज करने के लिए प्रॉब्लम्स को, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा हमारा। अब 63rd की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टिव अगर जर्नल की हम बात करें टीचर्स के लिए, तो क्या आइडिया प्रोवाइड करती है, वो हमें आइडिया प्रोवाइड करती है कि रिफ्लेक्टिव स्पेस कितना है क्वालिटी लर्निंग के लिए, कि लर्निंग जो है क्वालिटेटिव हो सके। अब रिफ्लेक्शन करते क्यों है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को यूज़ क्यों करते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्यों बनाते हैं टीचर्स टीचर एजुकेशन में, ताकि जो क्वालिटी है लर्निंग की उसको एनहांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, क्योंकि उससे अपना सेल्फ क्या मिलता है, इवेल्युएशन का मौका मिलता है। 64th में क्या है, जो चार्ल्स गैलोवे है सिस्टम ऑब्जर्वेशन का, वो क्या है, देखो हमने फ्लैंडर वाला पढ़ा था, फ्लैंडर इंटरेक्शन उसके बाद वाला था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नॉन वर्बल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो जहाँ आप देख रहे हैं नोट आ गया, नहीं हो सकता, तो वर्बल की बात नहीं है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव बनाया, जो इंट्रैक्शन है उसको इफेक्टिव बनाया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चार्ल्स का कहना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगर एक टीचर को अपने आप को इवेलुएट कराना है, अपनी टीचिंग को इवेलुएट कराना है लर्नर्स के थ्रू, तो सबसे अच्छा क्या मेथड होगा एक क्लास में। भाई आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं कहूँ मेरी टीचिंग को आप लोग इवेलुएट कीजिए, तो कौन मेरी टीचिंग को इवेलुएट कर रहा है, जो ड्रॉप आउट है, यानी कि मेरी वीडियोस को देखते ही नहीं है, जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है मुझे, या फिर वो जो कि बहुत अच्छे अचीवर हैं बट इरेगुलर हैं, जब जो मेरी वीडियोस डेली देखते ही नहीं हैं, वो किस तरह से मेरे को इवेलुएट कर सकते हैं। उसके बाद दोज हु असेस द पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, अब वो सिर्फ मेरे फोटो को देखकर या मेरी पर्सनैलिटी को देखकर असेस करें तो नहीं, कौन मुझे असेस अच्छे से कर सकता है, आप खुद सोचिए। दोज हु आर गुड अचीवर, जो अचीवर तो अच्छे हैं ही हैं, उसके साथ साथ रेगुलर भी हैं क्लास में, ठीक है। जो रेगुलरली मेरी वीडियो सुनते होंगे वही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते चीज़ों को। देखिए हर चीज़, हर क्वेश्चन कितना ही अपनी लाइफ से रिलेटेड है, सिर्फ एक बार उस जगह अपने आप को रख के देखिएगा, और कंसेप्ट से हटकर जितने भी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी आपके रॉन्ग नहीं होंगे, बट उस सिचुएशन को सोचिए एक बार। नेक्स्ट इज एंड में कौन सी असेसमेंट की जाती है, ऑब्वियसली हमारी सुमेटिव असेसमेंट की जाती है एंड में। उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है असेसमेंट का, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है असेसमेंट का, कि हम करेक्टरिस्टिक्स को जज कर सके बच्चे की। देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, वीकनेस फाइंड करने के लिए, सिर्फ वीकनेस फाइंड करते हैं हम असेसमेंट के थ्रू, नहीं, डायग्नोस भी करते हैं, रेमेडीज भी देते हैं, सारी चीज़ों का पता भी करते हैं। तो एक स्टूडेंट में कि हर चीज़ को जानने के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 68 में क्या पूछा गया है कि जो मोड है टेस्टिंग का, स्टूडेंट का ऑप्टिमम स्कोप कहाँ पर डिस्प्ले करता है, तो ध्यान से सुनिएगा।
पावर टेस्ट। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट होता है वो ऑप्टिमम स्कोप अपना डिस्प्ले करता है अकम्पलिशमेंट के लिए, कि जो पावर है उस टेस्ट की वो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्शन की, नल हाइपोथेसिस को जो कि गलत हो उसको रिजेक्ट करने में। उसके बाद 69th में क्या है? सेल्फ इवेल्युएशन की बात की जा रही है फॉर अ स्टूडेंट टीचर। एक टीचर है खुद को, सेल्फ को, देखिए सेल्फ की बात की जा रही है, सेल्फ की, तो पीयर डिडक्ट कर दीजिए ई ऑप्शन को। फीडबैक फ्रॉम द मेंटर, सेल्फ की बात की जा रही है, अपने आप, तो यहाँ से ई और एफ अगर ऑप्शन को हटा देंगे आप, यहाँ से देखिएगा एफ यहाँ से हट गया और ई ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो चलो इससे ऊपर चलते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए भाई, सेल्फ थोड़ी हैं, अपनी असेसमेंट खुद करना, सेल्फ इवेल्युएशन की बात की जा रही है, तो दूसरे जितने भी हैं आउटसाइडर उनको हटा दो पहले, पेरेंट्स। अब बी ऑप्शन यहाँ है, हट गया, तो अब हमारे पास ऑप्शन बच गए दो, और दोनों ही सेम है, तो ये आई थिंक बाय मिस्टेक है, तो यही है हमारा आंसर है ए, सी और डी। ऐसे ही नेक्स्ट में कीजिए फ्लैंडर इंटरेक्शन, आप सबको पता है इनडायरेक्ट कौन से हैं हमारे, यानी कि हमारी एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, प्रेजिंग, एनकरेजिंग, और हमारे यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़। उसके बाद 71th में अगर बात करें हम, 71st क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताने हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, तो यहाँ हमें डायरेक्टली पता चल रहा है जो हमारा मूक है, हमारा एड्यूसेट है, इनको ऑप्शंस उठाते हुए हम यहाँ से इनको ऑप्शन इजीली चूज़ कर सकते हैं। 72 में देखिए अप्रोच बतानी है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की, ठीक है, विल ले स्ट्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स के थ्रू हमें इसको बताना है, तो यहाँ पर किस पर अगर स्ट्रेस डालें तो एक्सप्लोर करना, इंक्वायर करना, इंटरप्रेट करना, ये हमारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं। 73rd की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से समझना कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल है डिज़ाइन है उसकी सीक्वेंस के फ्रेम्स बताने हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रमोट, और जो रिलीज पैटर्न है। देखिए लीनियर प्रोग्राम अगर देखा जाए जो कि एक लाइन में सीधा चलता है, ब्रांचिंग जिसमें ब्रांच बनती हैं, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड तो इनसे बिल्कुल अलग हो गया, पैटर्न पूछा गया, सीक्वेंस पूछी गई है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की, तो क्या होगा? मैथमेटिक प्रोग्राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में क्या होता है, एक सीक्वेंस फ्रेम की जाती है, डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, प्रमोट की जाती है, रिलीज़ किया जाता है पैटर्न को। और मैथमेटिक्स के जो हैं हमारे फाउंडर कौन थे? एफ गिलबर्ट थे, ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया था मैथ को एज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये, जैसे कि आप बोर्ड मास के रूल को ध्यान रख सकते हैं, ब्रैकेट करो, ब्रैकेट ऑफ करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है और रीइंफोर्समेंट का काम करता है कि एक हो गया तो वो अपने आप क्या है, ड्राइव पैदा करता है दूसरा करने की, तीसरा करने की, सॉल्यूशन सॉल्व होता चला जाता है हमारा क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, मास्टरी इन सब्जेक्ट मैटर। ई लर्निंग में हम क्या चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ एथनिसिटी को जो है वो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों की भी देख रहे होगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 75th जो क्वेश्चन है दैट इज़ द रिलेटेड टू द ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ठीक है, तो डायरेक्टली डी ऑप्शन इज करेक्ट। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स ऑफ द यूजर्स, यहाँ थ्रेट की बात की जा रही है। अगर आप देखिए ऑनलाइन पढ़ते हैं तो थ्रेट क्या होगा, अगर आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपके पास, आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना आता, आपको वीडियोस ओपन नहीं करनी आती, आपको कोर्स परचेज नहीं करना आता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है? कोई भी मापदंड होता है या मापांक होता है, यानी कि जो अपने आप को, सेल्फ लर्निंग को, सेल्फ इवैल्यूएशन को, लर्निंग आउटकम को, ठीक है, इन सब को देखे। अब इनके ऑप्शन साथ में देखिएगा, सी, डी और ई कहाँ है? सी, डी, ई, यानी कि इनके साथ हमारा ए ऑप्शन सेल्फ सफिशिएंट। देखिए आईसीटी के बारे में बात हो रही है, डिजिटल कल्चर के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरे डिजिटल कल्चर की अगर बात हो रही है तो हमारा कल्चर क्या है? जहाँ हम सीखते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो लोग कैसे जीते हैं, कैसे
काम करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे लर्न करते हैं आईसीटी के साथ। ये हमारा आएगा डिजिटल कल्चर में। उसके बाद 78 की बात करें, एडी। ये मॉडल्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एडी क्या कहता है, एक प्रोसेस है जो ऑफर करता है स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क को असेस करने के लिए ट्रेनिंग को और एजुकेशनल मटेरियल को। अब श्योर मॉडल क्या कहता है, श्योर मॉडल कैटर करता है स्पेसिफिक नीड्स को लर्नर्स की, ठीक है, जनरल रिसोर्सेज की बजाय। गैकने क्या है, वो क्या एम्फेसाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर, कि जो मेंटल इवेंट्स एंड लर्निंग आउटकम के वो कैसे चलते हैं, पहले क्या किया जाता है, जो टीचर है वो पहले बच्चे को अवेयर करने के लिए क्या करती है, उसके ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है। तो एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग चलती है मेंटल इवेंट से रिलेटेड। और जो डिके और कैरी है वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल गोल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो है एक गोल स्टार्ट होता है इंस्ट्रक्शन से और एंड होता है सुमेटिव इवैल्यूएशन पे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम तो 79th क्वेश्चन में बात की जा रही है 5 ईज की, ठीक है, एंगेज। और हमारी बात की जाती है जो ये क्या दिया गया है, ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया गया है अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट बात होती है ई लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि लर्नर जो है एब्जॉर्व कर सकता है पर्सनल एकम्प्लिशमेंट को, प्रमोट कर सकता है अपनी खुद की लर्निंग को, एक्वायर कर सकता है नॉलेज। अब खुद आप अपने आप को रख कर देखिए, आप ई लर्निंग के थ्रू क्या क्या सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल की हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, जो प्रीवियस ईयर किया था लास्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ क्या है, जो सबॉर्डिनेशन, वो बात की जाती है 4 to 6 की बात होती है। 4 to 6 मेंबर्स हो, ग्रुप हो, जिनको सबॉर्डिनेट क्या है कंट्रोल में रखता है अपने सुपरविजन के अंडर, सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्टन मायो का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है जो एल्टन मायो को रिप्रेजेंट करती है। भाई एल्टन मायो की थ्योरी आप लोगों को याद होगा, तो उनकी थ्योरी किससे रिलेटेड है, हमारी ह्यूमन रिलेशन, HRM, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनकी फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है। तो यानी कि पीपल प्रोडक्टिविटी के लिए होते हैं, मशीन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किस बात पे एनहांस किया है कि रिलेशन विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वो इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। 83 में ट्रेट की बात की जा रही है, इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए इफेक्टिव लीडरशिप की थ्योरीज में हमने बात की थी, यहाँ देखिए कैरिश्मा, जिसमें सब चीज़ें होती हैं, लीडरशिप हर क्वालिटी होती है लीडर की। इसके बाद 84th देखिए, जो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है उसको सबसे पहले इमर्ज किया गया था 1970 में, उसको सबसे पहले इमर्ज किया गया था 1970 में। और ये फोकस करती है रिलेशनशिप पे कि जो डेवलप कराए होते हैं मैनेजर और मेंबर के बीच में। देखिए इसे वर्टिकल डायरेक्ट रिलेशन भी कहा जाता है, LMX थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस बताती किस तरह से प्रोसेस चलता है, किस तरह से इफेक्ट होता है एक लीडर का उसके मेंबर्स पे, उसकी टीम पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करती है ये। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप, कंट्री क्लब लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड टीम लीडरशिप, इसको देखिए चूज कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन उठाइए। ऑटोक्रेटिक वर्कर्स हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड नथिंग एल्स। ऑटोक्रेटिक की बात की जा रही है यहाँ, कि वर्ड्स को पकड़िए, ऑटोक्रेटिक की बात की जा रही है, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारे टास्क से रिलेटेड है। कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, कॉम्प्रोमाइज इज मेड टू अचीव एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, यानी कि जो मिडल रोड पे है, ठीक है। उसके बाद लेज फ्री कौन छोड़ देगा, मिनिमल कंसर्न के साथ इम्प्रोवाइज, जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद फोकस ऑन क्रिएशन, सेफ कंफर्टेबल, सबसे सेफ क्या है, कंट्री क्लब। उसके बाद प्लान टू चेक एक्ट की बात की जाती है। तो यहाँ देखिए प्लान की बात की जाए तो चोक आउट, भाई प्लान कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, चोक आउट कर रहे हैं, उस चेंजेस को टेस्ट कर रहे हैं। अब डू में, अब मैं आपको कहूँ कैरी ऑन, करते रहिए अपना जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से रिवीजन कर रहे हैं, कैरी ऑन विद योर रिवीजन, करते रहना। डू करना, करना इज रिलेटेड विद कैरी आउट, ठीक है।
कैरी रहो उसके साथ। चेक करना, किसी चीज़ को चेक कब करते हैं हम, किसके थ्रू करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एक्ट करना, यानी कि अब लास्ट में एक्ट कर रहे हैं हम उन सब चीज़ों के बाद, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट बतानी है क्वालिटी सर्कल के बारे में जो बात करें, तो जो हमारे क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स इन मैनेजमेंट। देखिए पेरेंट्स और टीचर्स आए सामने, इससे क्या फ़ायदा, हमें तो बच्चों को आगे लेकर आना है। टीचर्स आए सामने स्कूल की हेल्प करने के लिए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। हमें ट्रेंड करना किसको है, हमें ट्रेंड करना है स्टूडेंट्स को। तो होप आपको क्वालिटी सर्कल के बारे में समझ आ गया। क्वालिटी सर्कल क्या कहता है कि क्वालिटी पे फोकस जो करे, तो स्टूडेंट्स सामने आएंगे तभी वो क्वालिटी दिखेगी स्कूल की। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात हो रही है, यहाँ जो है क्वालिटी काउंसिल की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या होगा, डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए क्वालिटी मूवमेंट कैंपेन की बात की जाएगी। उसके बाद आर्टिकुलेशन की अगर बात की जाए यूनिट कोस्ट की, तो यूनिट कोस्ट क्या होता है, पर यूनिट कोस्ट। पर यूनिट कोस्ट क्या है, किसी एक चीज पर आपने कितना पैसा लगाया है, एक्सपेंडिचर किया है। तो टोटल अगर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो यूनिट कॉस्ट क्या होती है, देखिए डी पार्ट देखिए, टोटल इनकम, हमारी कितनी इनकम है उसमें से हमने एक्सपेंडिचर निकाल दिया, वो तो हमारे पास क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया भाई, ठीक है। अब हमने टीचर्स को यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को एक्सपेंडिचर के साथ डिवाइड कर दिया कि हमारा इतना एक्सपेंडिचर हुआ है और इतना टोटल नंबर टीचर्स है। भाई टीचर्स तो एक्सपेंडिचर में ही हैं क्योंकि उनको तो हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो वो हम किसके साथ निकालेंगे, स्टूडेंट्स के साथ, कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है डिवाइड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक यूनिट की कॉस्ट निकलेगी हमारी कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। हमने एक बच्चे पे इतना एक्सपेंडिचर किया और उस एक बच्चा था तो उस पर हमारी कॉस्ट कितनी लगी, यानी कि एक बच्चे पर हमने कितनी कॉस्ट लगाई। एजुकेशन की बात की जाए और वो भी नैक की बात की जाए, तो हम यहाँ सबसे ज़्यादा रेटिंग किसको देंगे, करिकुलम को। करिकुलम पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद हमारा पैसेज है, ठीक है, जो कि कवर करता है 95th क्वेश्चन तक। उसके बाद 96th हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ पार्लियामेंट वाला, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी, RCI क्या करता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है सर्विसेज को, ठीक है। जो डिसेबल लोग होते हैं उन्हीं का स्टैंडर्ड सिलेबस क्रिएट करता है, कि स्टैंडर्डाइज सिलेबस जो है वो क्रिएट करता है उन बच्चों को देखते हुए PWDs के अकॉर्डिंग, मेंटेन करता है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन को, उनकी रजिस्ट्रेशन को, उनको जो क्वालिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और प्रोफेशंस की बात की है कुछ, कि जो जिस तरह से CBSE है वो स्कूल के लिए है, NCT है जो वो एजुकेशन के लिए है, यानी कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए है, ठीक है। NCERT है जो स्कूल्स के लिए है। तो इसी तरह से हमारी RCI किसके लिए है, PWDs के लिए है। और किसी को भी अगर अरे PWDs के लिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो उसको एफिलिएशन के लिए RCI की जो है वो परमिशन लेनी होगी। तो कुछ जो प्रोफेशंस हैं इसमें स्पेशल BEd इन्होंने ऐड की थी, कि जो स्पेशल BEd वाले होंगे वही इनके प्रोफेशन में कुछ ऐड हो पाएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस भी इन्होंने इसमें कुछ ऐड किए थे, 16 प्रोफेशन कुछ की बात की गई है RCI में, ठीक है। इस पर आप डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं इस टॉपिक पर। उसके बाद देखिए 97th क्या कहता है, टीचर के बारे में, क्वाइट ऑफन ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट इज हैविंग लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी है स्टूडेंट में। देखिए मैं आपको ये चारों बताना चाहूँगी, 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्या है, पैराप्लागिया। ये क्या होता है, पैराप्लाजिया क्या होता है, स्पाइनल कोड, या फिर जो अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कोई सेवरल प्रॉब्लम हो जाना, कोई गंभीर जो है क्षति हो जाना, लॉस हो जाना, उसकी वजह से जो कमर और पैर होते हैं उसमें बहुत इफेक्ट होता है नीचे वाले हिस्से में, और चला भी नहीं जाता है, ठीक है, एक बच्चे से। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड्रिप्लेगिया, ये क्या होता है, पैरालिसिस होता है जो कि दोनों अगर आर्म्स या बोथ लेग्स के बारे में हो, ठीक है। अब स्पाइना बिफिडा, ये भी रीढ़ से रिलेटेड होता है, हमारी स्पाइनल से रिलेटेड होता है स्पाइना बिफिडा। ये क्या होता है कि जो स्पाइनल होती है हमारी, वर्टिब्राज होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, तो उसमें क्या होती है, कुछ दरार हो जाती है, कुछ
क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे, जो पूरी तरह बच्चा क्या है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अपनी स्टडी पे, थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, टॉर्टी जो है सिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ये एक डिजीज़ होती है जो हम अचानक से वर्ड्स को, जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ एज पर नेशनल सैंपल सैंपल नेशनल सैंपल एज पर द नेशनल सैंपल एज पर द नेशनल सैंपल, मतलब आगे बढ़ने की बजाय हम अचानक से वर्ड्स को हमें पता ना चले हम दोहराने लग जाएं, पलकों को बार बार झपकाएं, ऐसे आइज़ को ब्लिंक करें, ठीक है, होठों को या हाथों को ऐसे बार बार हिलाएं, बार बार कोई चीज़ है जिसको बार बार हम स्मेल करें। ठीक है, अचानक से कोई भी आवाज़ निकालने लगे, जैसे ऊ आ ई करते नहीं है बच्चे कई बार, तो ये इस तरह की जब हरकत होती है जिसे नर्वस टिक्स भी कहा जाता है, तो हमारी ये डिजीज़ है। इन चारों को ध्यान रखना। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग 2.1% था हमारा। तो उसके बाद पॉजिटिव स्ट्रेंथ की बात करें नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो क्या होता है, सोशल स्किल डेवलप होती है उसकी, बहुत इजी हो जाता है। और इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर बात करें तो क्या होता है, इंक्लूजन, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर ऑर्गेनाइज करेगी एक क्लासरूम को विद स्कोप ऑफ हेट्रोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी के साथ, हेट्रोजिनिटी मतलब कि क्या होता है जिसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व हों, हर तरह के बच्चे, और यही हमारा किसका मतलब होता है, इंक्लूसिव का मीनिंग होता है। होप आपको मज़ा आ रहा है। जो हमारा एनालिसिस चल रहा है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। इवन पेन तो अब भी हो रहा है, वो बात नहीं है, शायद आवाज़ में भी आपको चेंज लगेगा, बोलते हुए पेन भी हो रहा है, बट आई विल ट्राई, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर अच्छे से देखा जाए तो 1 से 2 दिन बहुत फेस्टिवल्स में भी निकल जाते हैं, अष्टमी और नवमी भी आएगी अभी, फिर करवा चौथ भी बीच में आ रहा है, तो 1 से 2 दिन तो वैसे भी निकल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली हमारे पास 19 से 20 दिन रह गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जितना भी पॉसिबल हो पाया पेपर्स को एनालाइज करना, नहीं हो पाया तो मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी कंटिन्यू देखती हूँ, अगर दिन में हो सका तो 2 पेपर या 3 पेपर का एनालिसिस आप तक पहुँचा सकूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है इससे अच्छा हमारे पास कोई मेथड हो सकता है, या फिर हम ऐसा करें कि 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में टाइम लगता है, हम पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस को करें जिन पे हमें डाउट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे हमें लगता है कि जस्ट वेस्टिंग द टाइम, कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको जो PDF भेजती रहूँगी क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स की, ईयर वाइज, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस ईयर के इन क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन वीडियो बनाइए, या फिर हम कंटिन्यू इसी तरह एनालिसिस करें, वो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये रिवीजन टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू, गुड लक फॉर योर रिवीजन, बाय बाय, टेक केयर।